जरा सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिससे लकवा मार गया हो, जिसका शरीर मतलब आधा सुन्न पड़ चुका हो और जिसका एक हाथ मेडिकल लापरवाही के कारण कटने की नौबत तक पहुंच गया हो। स्थिति तो बहुत ही भयानक लग रही है सुनने में। बिल्कुल। आमतौर पर ऐसे हालात में कोई भी इंसान बस बिस्तर पकड़ लेता है, अपनी किस्मत को कोसता है। लेकिन क्या यह मुमकिन लगता है कि ऐसा व्यक्ति कड़कड़ाती ठंड में किसी के हक के लिए सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन में खड़ा हो? शायद ही कोई ऐसा करे। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा के जो केंद्र हैं, उन्होंने किस्मत को कोसने के बजाय व्यवस्था से लड़ने का रास्ता चुना। आज हमारे श्रोत एक बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व के संस्मरण और उनकी जीवनी से जुड़े लेख हैं, और उनका नाम है अनिल सिन्हा। जी, अनिल सिन्हा। इस चर्चा का हमारा जो मकसद है ना, वो बस उस गहरे विरोधाभास को समझना है कि बाहर से देखने में बिल्कुल शांत और साधारण सा लगने वाला इंसान अपने भीतर बदलाव की इतनी तेज आग कैसे जलाए रख सकता है। और विरोधाभास ही तो इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू है। जब मैं इन संस्मरणों को पढ़ रहा था तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अनिल सिन्हा कोई साधारण पत्रकार नहीं थे। सही कहा। वो इस बात का एक जीता जागता उदाहरण थे कि सिद्धांतों को सिर्फ किताबों या भाषणों तक सीमित नहीं रखा जाता, मतलब उन्हें असल जिंदगी में जिया जाता है। हाँ, क्योंकि अक्सर लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। वही तो, बौद्धिक स्तर पर तो बहुत लोग आदर्शवादी बातें कर लेते हैं, लेकिन जब उन विचारों की कीमत चुकाने की बारी आती है ना, तो कदम पीछे खींच लिए जाते हैं। इन स्रोतों से जो सबसे बड़ी बात उभर कर आती है वो ये है कि इस इंसान ने अपनी कथनी और करनी का जो फासला था उसे पूरी तरह से मिटा दिया था। बिल्कुल। और अगर हम उनके शारीरिक कष्टों की बात करें तो श्रोत जिन बीमारियों का जिक्र करते हैं वो मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। ऐसा लगता है जैसे बीमारियों ने उनके शरीर को अपना घर ही बना लिया था। हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, मधुमेह, थायराइड, लकवा, मतलब ये कोई छोटी मोटी सूची नहीं है। और जो सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली घटना है वो उनके दाहिने हाथ वाली है। करीब 15 साल पहले उनका दाहिना हाथ टूट गया था। हाँ, और स्रोतों में स्पष्ट रूप से मेडिकल लापरवाही का जिक्र है। जी, लखनऊ के एक मेडिकल कॉलेज की लापरवाही थी जिसकी वजह से उस टूटी हुई हड्डी में टीबी हो गया। बाप रे। हालात इतने बिगड़ गए कि डॉक्टरों ने हाथ काटने तक की चेतावनी दे दी। उनका दाहिने हाथ से लिखना पूरी तरह छूट गया। अब सोचिए, एक लेखक के लिए, एक पत्रकार के लिए उसका लिखने वाला हाथ छिन जाना, इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी। कोई भी इंसान अंदर से टूट जाता। लेकिन यहाँ एक अचंभित करने वाला तथ्य सामने आता है। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बाएं हाथ से लिखना शुरू कर दिया। उनके करीबी के संस्मरण में ये बात दर्ज है कि उनके लिए लिखना जीने की तरह जरूरी था। मतलब जैसे सांस लेना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल, सांस लेने जैसी एक जैविक जरूरत। और यही वो जगह है जहाँ एक आम इंसान और एक वैचारिक योद्धा का फर्क साफ नजर आता है। सही कहा आपने। जब शरीर का एक एक अंग साथ छोड़ रहा होता है तब इंसान का मन सबसे पहले घुटने टेक देता है। लेकिन अनिल सिन्हा के मामले में ये जो शारीरिक कमजोरी थी वो जैसे उनकी मानसिक दृढ़ता की खुराक बन गई थी। इस बात को स्रोतों में दर्ज उस ऐतिहासिक घटना से और गहराई से समझा जा सकता है। 1 जनवरी 2011 का दिन। ओहो, वो लखनऊ वाला प्रदर्शन। जी, ये वो दिन था जब उनके शरीर पर लकवे का बहुत गहरा असर था। चलने फिरने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही थी। और उसी दिन लखनऊ में डॉक्टर विनायक सेन की उम्र कैद की सजा के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित था। और वो भी कड़कड़ाती ठंड में। बिल्कुल। उनके तमाम साथियों ने, करीबियों ने मिन्नतें की कि आप इस हालत में घर से बाहर मत निकलिए। लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे? नहीं माने वो। अपनी तकलीफ की परवाह किए बिना वे उस प्रदर्शन का हिस्सा बने। और इसके बाद इलाज के लिए उन्हें दिल्ली भेजा गया। लेकिन वहां भी उन्होंने आराम नहीं किया। बिल्कुल नहीं। कमरे में बंद रहकर सिर्फ डॉक्टरों के चक्कर लगाने के बजाय वे दिल्ली में भी वैचारिक आयोजनों में व्याख्यान दे रहे थे। इससे साफ पता चलता है कि उनकी अपनी सुख सुविधा हमेशा सबसे नीचे थी। समाज के प्रति उनका दायित्व हमेशा ऊपर था। और ये कोई एक दिन का उबाल नहीं था। ये सक्रियता उनके अंतिम पलों तक बनी रही। संस्मरणों में उनकी जीवन के आखिरी महीने का जो विवरण है ना, वो बहुत मार्मिक है। आप फरवरी 2011 की बात कर रही हैं ना? हाँ। लखनऊ में शमशेर केदार और नागार्जुन जन्म शताब्दी समारोह का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होना था। इस पूरे आयोजन की जो रूपरेखा थी वो अनिल सिन्हा ने खुद तय की थी। मतलब कौन वक्ता किस विषय पर बोलेगा, मंच का संचालन कौन करेगा, यहां तक कि कौन सा अतिथि किस ट्रेन से आएगा और कहां रुकेगा, सब कुछ। वो उस पूरे आयोजन की धुरी थे। लेकिन 27 फरवरी को होने वाले उस कार्यक्रम से ठीक 5 दिन पहले 22 फरवरी 2011 को वो दिल्ली से पटना जा रहे थे।
ट्रेन में थे शायद? जी, ट्रेन में ही उन्हें एक बहुत गंभीर ब्रेन स्ट्रोक हुआ। पटना के अस्पताल में 3 दिन तक संघर्ष करने के बाद 25 फरवरी को उनका निधन हो गया। और इसी घटना के साथ एक ऐसी विडंबना जुड़ी है जो किसी को भी उदास कर दे। लेखों में इस बात का जिक्र है कि जिस सभागार को उन्होंने उस समारोह के लिए इतनी मेहनत से बुक कराया था, उसी में उनकी स्मृति सभा करनी पड़े। हाँ, ठीक उसी जगह पर कार्यक्रम की बजाय उनकी खुद की स्मृति सभा आयोजित करनी पड़ी। और इसके साथ ही उनकी एक अंतिम इच्छा का भी जिक्र आता है, देहदान वाली। जी, वो चाहते थे कि मृत्यु के बाद उनका शरीर जलाया न जाए, बल्कि उसका देहदान किया जाए, ताकि वो मेडिकल रिसर्च के काम आ सके। लेकिन वो पूरे नहीं हो पाई, क्योंकि निधन इतनी अचानक और ऐसी परिस्थितियों में हुआ कि कानूनी औपचारिकता पूरी करने का वक्त ही नहीं मिला। अंततः पटना के विद्युत शवदाह गृह में उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। ये बातें साबित करती हैं कि वो इंसान आखिरी सांस तक सिर्फ दुनिया के बारे में सोच रहा था। बिल्कुल। और जब हम समाज से उनके जुड़ाव की बात करते हैं तो उनके जीवन का एक दूसरा पहलू सामने आता है, कथनी और करनी का भेद मिटाने वाला व्यक्तित्व। अक्सर हम देखते हैं कि लोग मंचों पर बहुत प्रगतिशील बातें करते हैं, लेकिन अपने घर में उन्हीं सड़ी गली परंपराओं में फंसे रहते हैं। ये तो हमारे समाज की बहुत आम बात है। लेकिन अनिल सिन्हा के लिए प्रगतिशीलता कोई ड्राइंग रूम वाली चर्चा नहीं थी। उनका जन्म 11 जनवरी 1942 को बिहार के जहानाबाद में हुआ था और वो परिवेश बहुत सामंती और धार्मिक रूढ़ियों से जकड़ा हुआ था। उन्होंने उन रूढ़ियों के खिलाफ बगावत की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये बगावत अपने परिवार से कटकर नहीं की। भाग जाना बहुत आसान होता है, लेकिन वहीं रहकर, लोगों से जुड़े रहकर उन्हें बदलना बहुत मुश्किल है। और यही बात उनके जीवन को समझने के लिए बहुत अहम है। जब कोई किसी व्यवस्था का विरोध करता है तो अक्सर उसमें एक तरह का अहंकार आ जाता है, वो लोगों से अलग थलग हो जाता है। लेकिन अनिल सिन्हा ने मानवीय संबंधों की डोर कभी नहीं टूटने दी। इसका एक बहुत ही खूबसूरत वाकया स्रोतों में दर्ज है, उनकी छोटी बेटी निधि की शादी का। अरे हाँ, अरशद के साथ जो शादी हुई थी। जी, एक गैर हिंदू लड़के से शादी करने का फैसला बिहार के एक रूढ़िवादी परिवार में दशकों पहले ऐसी शादी किसी भूचाल से कम नहीं थी। धर्म और जाति की दीवारें थीं, लेकिन अनिल सिन्हा ने न केवल एक पिता के रूप में इस रिश्ते को मंजूरी दी, बल्कि उन्होंने खुद अपने हाथों से उन रूढ़िवादी रिश्तेदारों को न्योता भेजा। प्रगतिशील मित्रों के लिए तो ये वैचारिक जीत थी, लेकिन उन कट्टर रिश्तेदारों के लिए उस शादी में आना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और हैरानी की बात यह है कि वो रिश्तेदार न सिर्फ उस शादी में आए, बल्कि उन्होंने आगे चलकर इस रिश्ते को पूरे दिल से स्वीकार भी कर लिया। और ये अनिल सिन्हा के व्यक्तित्व की जीत थी। बिल्कुल, क्योंकि उनका व्यवहार किसी आलोचक जैसा नहीं था। उनमें गजब की सहजता थी, एक लचीलापन था। जो लोग उनके विचारों से असहमत थे, वे भी उनसे दूर नहीं रह पाते थे। उन्होंने अपने विचार डंडे के जोर पर नहीं थोपे, अपने जीने के तरीके से सामने वाले को निहत्था कर दिया। उनके बच्चों ऋतु, अनुराग और शाश्वत ने जो यादें साझा की हैं, वो बहुत सुकून देने वाली हैं। घर में पूरी तरह से लोकतांत्रिक माहौल था। वो एक सख्त पिता नहीं थे। नहीं, वो दोस्तों की तरह थे, हर बात पर संवाद करते थे। और संवेदनशीलता तो कूट कूट कर भरी थी। उनकी अमेरिका में रहने वाली बेटी का एक संस्मरण है। वो बताती हैं कि फोन पर बात करते हुए अगर वो अचानक चुप हो जाती थी, तो वे मीलों दूर बैठे बैठे सिर्फ उस चुप्पी से समझ जाते थे कि बेटी उदास है। और ये जो गहरी मानवीय संवेदना थी ना, इसका एक बड़ा हिस्सा कला और संगीत से आता था। स्रोतों में जिक्र है कि सुबह दातून करते हुए रेडियो पर लोकगीत सुनना उनकी दिनचर्या थी। हाँ, वो हिरना हिरनी वाला गीत। बिल्कुल। वे अपनी पत्नी आशा जी से अक्सर ये गीत गाने की फरमाइश करते थे, और जब वो गाती थी तो वे उस लोककथा में मारे गए हिरन और पीछे छूट में हिरनी के दर्द में इस कदर डूब जाते थे कि गीत खत्म होने तक उनकी तंद्रा नहीं टूटती थी। सोचिए, जो इंसान एक लोक गीत के जानवर के दर्द से इतना जुड़ाव महसूस कर सकता है, उसकी आत्मा समाज के शोषित वर्ग के दर्द से कैसे अछूती रह सकती है। यही संवेदना उनके संघर्ष का ईंधन थी। एक तरफ वो लोकगीत पर भावुक हो रहे हैं और दूसरी तरफ वही इंसान सत्ता से सीधी टक्कर ले रहा है। चलिए उनके वैचारिक सफर की बात करते हैं। 1962 में पटना विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद वो राजनीति में इतने सक्रिय हुए कि पीएचडी बीच में ही छोड़ दी। हाँ, और 70 के दशक में उन्होंने विनिमय पत्रिका निकाली। फिर लखनऊ आकर अमृत प्रभात, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण और राष्ट्रीय सहारा के साहित्यिक पृष्ठ सृजन का संपादन किया। और ये सफर आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं।
सृजन के दौरान तो उनके खिलाफ बहुत कड़वी राजनीति हुई। कुछ लेखकों ने उनके खिलाफ बकायदा गोलबंदी कर दी। और दुख की बात ये थी कि इनमें कई वो लोग थे जो खुद को प्रगतिशील कहते थे। लेकिन अनिल सिन्हा ने इसे व्यक्तिगत रंजिश नहीं माना। यही तो उनकी परिपक्वता थी। इतने व्यक्तिगत हमलों के बावजूद उनके मन में कोई कटुता नहीं थी। उन्होंने इसे सिर्फ वैचारिक मतभेद के रूप में देखा। आज के समय में ऐसी वैचारिक गरिमा बनाए रखना बहुत विरले लोगों के बस की बात है। सही कहा। और इस सारे उठापटक के बीच उनका अपना लेखन नहीं रुका। 2005 में उनका कहानी संग्रह मठ आया। हिंदी पत्रकारिता, इतिहास, स्वरूप एवं संभावनाएं नाम की पुस्तक आई। और आनंद तिलतुम्बड़ी की किताब का अनुवाद भी किया, साम्राज्यवाद का विरोध और जातियों का उन्मूलन। हालांकि उनका बहुत सा काम आज भी पुरानी पत्र पत्रिकाओं में ही दफन है। अब उनके जीवन के उस सबसे प्रखर हिस्से पर आते हैं जो उनके राजनीतिक आंदोलनों से जुड़ा था। स्रोतों के अनुसार अनिल सिन्हा मार्क्सवाद और रैडिकल वामपंथ से जुड़े थे। जी, भाकपा माले और इंडियन पीपल्स फ्रंट से जुड़े रहे। जन संस्कृति मंच के संस्थापक सदस्य थे। लेकिन यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है कि उनका अपना दृष्टिकोण था और हमारी चर्चा का उद्देश्य किसी विचारधारा का समर्थन करना नहीं है। हम सिर्फ स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल। और स्रोतों से एक बहुत दिलचस्प बात पता चलती है। उनकी आलोचना सिर्फ विरोधियों के लिए नहीं थी। अगर वामपंथ के भीतर कोई ढीलापन या अवसरवाद आता था तो वे उसकी भी उतनी ही तीखी आलोचना करते थे। वो किसी पार्टी के अंधभक्त नहीं थे। एकदम सही। इसका सबसे बड़ा प्रमाण दिसंबर 2010 में लिखे उनके लेख हैं, निधन से सिर्फ 2 महीने पहले। 10 दिसंबर को उन्होंने लिखा, खौफनाक समय में सतर्कता। हाँ, जिसमें उन्होंने एनजीओकरण का विरोध किया था। जी। लेख के अनुसार उन्होंने वामपंथी पार्टियों को चेतावनी दी कि कैसे उनके कार्यकर्ता धीरे धीरे एनजीओ के फंड्स के मायाजाल में फंस रहे हैं और अनजाने में ही सही वे अपने मूल उद्देश्य से भटककर बाहरी संस्थाओं के एजेंडा का हिस्सा बन रहे हैं। उनका तर्क था कि किसी भी जन आंदोलन की पतवार अपने ही हाथों में होनी चाहिए। अगर खर्च बाहरी संस्था उठाएगी तो नाव वहीं जाएगी जहां फंड देने वाला चाहेगा। बिल्कुल। और अगले ही दिन 11 दिसंबर को उन्होंने एक और लेख लिखा, प्रतिरोध व संघर्ष की नायिका से सबक लें। ये इरोम शर्मिला के समर्थन में था ना? हाँ, इरोम शर्मिला की भूख हड़ताल के 11 साल पूरे होने पर लेख के मुताबिक उन्होंने सभी लोकतांत्रिक संगठनों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने साफ लिखा कि इरोम शर्मिला का भौतिक शरीर कभी भी जवाब दे सकता है, इसलिए सिर्फ दूर बैठकर समर्थन करने से काम नहीं चलेगा। जमीन पर उतरकर आंदोलन खड़ा करना होगा ताकि उन्हें एहसास हो कि वो अकेली नहीं है। ये लेख बताते हैं कि मृत्यु की दहलीज पर भी उनकी वैचारिक सतर्कता रत्ती भर भी कम नहीं हुई थी। ऐसा लगता है कि उनका जीवन धीरे धीरे पिघलने वाली मोमबत्ती नहीं, बल्कि आंधी में धधकने वाली मशाल था। बाहर से शांत और भीतर से धधकती आग। अनिल सिन्हा हमारी और आपकी तरह ही इंसान थे, लेकिन उन्होंने साबित किया कि विचारधारा से समझौता किए बिना भी लोगों से आत्मीय जुड़ाव रखा जा सकता है। उन्होंने अपनी वैचारिक दृढ़ता को कभी नफरत में नहीं बदलने दिया। और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। आज की इस चर्चा को समेटते हुए इन स्रोतों के आधार पर एक बहुत गहरा सवाल जहन में आता है। क्या सवाल? आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जो बहुत ज्यादा ध्रुवीकृत हैं, जहां वैचारिक मतभेदों की वजह से लोग एक दूसरे से रिश्ते तक तोड़ लेते हैं। सारा संघर्ष सिर्फ सोशल मीडिया की स्क्रीन तक सिमट गया है। डिजिटल दुनिया के क्रांतिकारी। वही तो अनिल सिन्हा का जीवन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज के दौर में हम अपने सबसे क्रांतिकारी सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए भी विरोधी विचारों वाले लोगों के साथ मानवीय करुणा का रिश्ता बनाए रख सकते हैं? ये बहुत अहम बात है। क्या हमारी विचारधारा हमें समाज से अलग करने के लिए है या समाज को जोड़ने और बदलने के लिए? क्या हम जमीन पर उतरकर उस आग को जिंदा रख सकते हैं जैसा एक लकवाग्रस्त इंसान ने किया था? ये सचमुच एक ऐसा बेचैन करने वाला सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या हमारी विचारधारा हमें जोड़ती है या सिर्फ आभासी दुनिया में बांटती है? इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। स्रोतों के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।